बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी हर हफ्ते अपनी माँ के पास जाती और हफ्ता इतवार वहाँ गुजारती, और जब वापस आती तो मेरे लिए और अपने लिए कपड़े लेकर आती और कहती अम्मा ने लेके दिए हैं। एक दिन मैंने कहा कि आज मत जाना, मेरी तबीयत ख़राब है। कहने लगी आज ना गई तो मुसीबत में फंस जाऊंगी। मुझे शक हुआ और मैं भी बीवी का पीछा करते करते घर पहुंच गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी 4 आदमियों के साथ। मेरा नाम नासिर है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मैं अकेला रहता था। मैं टैक्सी ड्राइवर था जब एक रात मेरी टैक्सी में एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की आकर बैठी और मुझे बहुत दूर के इलाके तक जाने को कहा। उसने टैक्सी में बैठते ही फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी। उसकी ज़बान बिल्कुल ऐसी थी जैसे वो किसी कराची के अंदरून महल्ले का कोई गुंडा है। अजीब तरह से बातें कर रही थी। फिर कहने लगी कि नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगी, वो मुझे बहुत तंग करता है, मैंने उधर नहीं जाना। मुझे क्यों भेज रहे हो वहाँ पर? शीबा को भेज दो। खूबसूरत हूँ तो क्या जान से मार डालोगे? मुझे समझ आ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही थी और उसके कपड़े देखकर भी मैं ये बात समझ गया था। मैं इस तरह की सवारियों को उठाता नहीं था क्योंकि उनके 1000 पंगे होते थे, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर बिठा दिया कि रात का वक्त था, अकेली कहाँ जाती। वैसे इन लोगों को अपनी इज्जत का कोई पास होता नहीं है और ये लड़की बहुत ही छोटी उम्र की लग रही थी। मैंने उसे कहा कि ये सब काम क्यों करती हो? तो कहने लगी कि तुम क्यों पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखो। मैंने कहा कि एक सवाल ही तो कर रहा हूँ, जवाब दे दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा? तो कहने लगी तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, या तुम्हारे घर की औरतें ये काम क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा कि मेरे घर की औरतें ये काम क्यों करेंगी, मैं हूं ना, उनके लिए मैं पैसे कमाता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। अचानक से मेरा पाँव ब्रेक पर पड़ गया। कितनी बड़ी बात कह दी थी उसने। औरत को अकेला छोड़ दिया जाए, कोई उसका साथ ना दे तो फिर वो और क्या करेगी? पढ़ी लिखी हुई ना हो तो क्या कर सकती है? पेट तो खाना मांगता है ना। कहने लगी क्या हो गया है, चलो गाड़ी चलाओ, मुझे टाइम पर पहुंचना है। मैंने कहा कि ये काम छोड़ दो। उसने कहा हाँ, ये काम छोड़ दूं और भूख से मर जाऊं? तुम्हारे पास तो फिर भी गाड़ी है, तुम तो मर्द हो, तुम्हें ये ज़माना कुछ नहीं कहता, लेकिन हम औरतें हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि अगर कोई मर्द तुम्हारा साथ दे तो क्या तुम ये काम करना छोड़ दोगी? उसने कहा कि फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है काम करने की, हमें कौन सा अच्छा लगता है ये काम करना, हम तो मजबूरी में करते हैं। कोई भी बचपन में ये नहीं सोचता कि मैं बड़ा होकर ये काम करूँगा। ये तो पापी पेट है जो आपको इस तरह के काम करने पे भी राज़ी करवा लेता है। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया और उसके घर को अच्छी तरह से देख लिया। मुझे ये पता अच्छी तरह याद हो गया था। जाने से पहले वो वापस पलटी और मुझे कहने लगी कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे पूछा कि मैं ये काम क्यों करती हूँ, और ये भी कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, अल्लाह तुम्हारी बीवी बच्चों को खुश रखे। मैंने कहा मेरी कोई बीवी नहीं है। तो कहने लगी फिर जो भी होगी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। और मैं 2-3 दिन उसके बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों बार बार उसके इलाके में चला जाता था कि कहीं से मुझे नज़र आ जाए और मुझे कहे कि मुझे फ़लाँ जगह ले जाओ ताकि मैं उसे दोबारा देख सकूं। और 4 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। मैं उसके इलाके में जानबूझकर गया हुआ था और वो मुझे मिल गई। आकर टैक्सी में बैठ गई और बाज़ार जाने का पता बताया। कहने लगी कि तुम तो फिर से मिल गए, वरना एक टैक्सी वाला दोबारा नहीं मिलता इतने बड़े शहर में। मैंने कहा कि मैं इत्तेफाक से आया हुआ था, वापस जा रहा था। मैंने झूठ बोल दिया, जबकि मैं तो सिर्फ इसी के लिए आया था। उसने कहा ठीक है। रास्ते में हम बातें करते रहे। मैंने उसको ठंडा शरबत भी पिलाया। अब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। जब तीसरी दफ़ा मिले तो मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी कर लो और ये सब कुछ छोड़ दो। उसका कहना था कि शादी करके ले जाओगे, 2-4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, उसके बाद तुम बोलोगे कि कहाँ से ले आया हूँ मैं इसको, वही गालियाँ दोगे, मुझे जो ये माशरा देता है। मेरी जगह तो बदल जाएगी लेकिन मेरा मुकाम नहीं बदलेगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आजकल मुझे पता है लोग कैसे हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह का होता तो मैं तुमसे शादी करने की बात भी ना करता। ये ज़िंदगी अजीब है और दुनिया भी।
तुम मेरे साथ चलो, मेरा कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर अपने घर में ले जाऊंगा। सब उसको सनम के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम सकीना था। उसने कहा कि मैं सनम को हमेशा के लिए इसी गंदी जगह पर छोड़कर सकीना बनकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो शादी के लिए फौरन मान गई, क्योंकि वो भी इस तरह के काम नहीं करना चाहती थी, और उसका मतलब ये कि उसके अंदर भी अच्छाई बाकी थी। हम लोगों ने निकाह कर लिया। मेरी शादी में सिर्फ मेरे कुछ दोस्त ही शरीक थे, वही गवाह बने, और उन्होंने कुछ पैसे जमा करके हम लोगों की शादी करवा दी। घर मेरा छोटा सा था, घर में ज़्यादा सहूलतें नहीं थीं, लेकिन सकीना का कहना था कि प्यार और मोहब्बत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं होता। हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। आजकल कराची में महंगाई बहुत बढ़ गई थी और टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। पूरा दिन लगाने के बावजूद भी पेट्रोल में ही सारे पैसे लग जाते थे। घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। सकीना भी आजकल चुप रहती थी। मैंने उसे कहा कि हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि मैं उसको ज़्यादा खुशियाँ तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैं उसे बहुत इज्जत देता था। हर टाइम मेरे दिल में यही बात होती थी कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए जो उसकी साबका ज़िंदगी की तरफ इशारा करे और वो नाराज़ हो जाए। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करता था। बहुत मोहतात अंदाज में बोलता था, उसको बहुत प्यार करता था, खुश रखने की कोशिश करता था, और वो खुश थी भी। लेकिन एक दिन अचानक ना जाने क्या हुआ, उसने कहा कि मेरी एक माँ भी है। मैं हैरान रह गया कि तुम्हारी माँ है और तुमने मुझे आज तक अपनी माँ के बारे में बताया तक नहीं। तो कहने लगी कि सोचा तुमको बुरा लगेगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारी माँ भी यही काम करती है, लेकिन मेरी माँ ये काम नहीं करती थी, तभी तो वो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करती। मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी कि इस तरह के काम छोड़ दूँ, इसलिए मैं उसका घर छोड़ दिया। उसका अपना शौहर था जो कि मेरा सौतेला बाप, और वो इस दुनिया से जा चुका है। मुझे हफ्ता पहले ही बात पता चली है। वो बिल्कुल अकेली रहती है और मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा उनसे मिलने चली जाती हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाना चाहिए। मैं उसको वहाँ तक लेकर गया। उसकी माँ से भी मिला। वो वाकई देखने में शरीफ औरत थी और ख़ासी बड़ी उम्र की थी। अपनी बेटी के बारे में जब उसको ये पता चला कि मेरी बेटी सीधे रास्ते पर आ गई है तो वो बहुत खुश हुई और उसने सकीना को गले से लगा लिया। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सकीना को वहीं छोड़ दिया और शाम उसको लेकर वापस आ गया। लेकिन मेरी बीवी ने एक रूटीन बना ली कि वो हर हफ्ते के दिन अपनी माँ के घर पर गुजारने लगी। कहती थी कि वो अकेली रहती है, आगे पीछे उनके काम होते हैं, वो कपड़े सीती हैं, 2 दिन आराम करती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये 2 दिन मैं उनके साथ रहूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो मैं उनके साथ रही ही नहीं हूँ। मुझे इस बात से पहले कोई मसला नहीं था। मुझे लगा कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाना, रात रहना एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसे हर हफ्ते को जाना और हफ्ता इतवार वहीं रहना पड़ता था। और जब वापस आती थी तो मेरे और अपने लिए चीज़ें भी लेकर आती थी। ज़्यादातर कपड़े लाया करती थी और कहती थी कि ये मेरी माँ ने सिए हैं। वैसे सकीना की माँ के हाथ में बड़ी सफाई थी। इतने प्यारे कपड़े सीती थी, ऐसा लगता था कि बाजार से ख़रीदे हैं या किसी बड़ी दुकान से रेडीमेड लिए हैं। वाकई उनके हाथ में बहुत हुनर था। मेरी बीवी खुश थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे परेशानी तब हुई जब एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उस दिन काम पर भी नहीं गया था। सकीना सुबह से मेरी खिदमत कर रही थी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। गरीबों की तबीयत दुआएं ही ठीक करती हैं, वरना वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास तो जा नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाना है तो 2000-1500 उसने फ़ीस ले लेनी है और उससे ज़्यादा पैसों की उसने दवाई लिख कर दे देनी है, जबकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बस घर में जो दर्द की दवा पड़ी थी वही खा ली। सकीना से कहा कि काली चाय बना कर दे दो, और बस बैठा था। दिल बहुत तंग हो रहा था। जब इंसान बीमार होता है ना, खुसूसन मर्द, तो वो ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके आसपास बैठे, उससे प्यार वाली बातें करे। इंसान आधा तो उसी तरह ठीक हो जाता है। मेरी बीवी ने कहीं जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि कहाँ जा सकती हूँ, आपको पता तो है मैं हर हफ्ते अपनी अम्मी के घर जाती हूँ और सोमवार को वापस आ जाती हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया कि मैं यहाँ पर बीमार बैठा था और उसे जाने की पड़ी थी, वो भी 2-3 दिन के लिए। अगर उसको जाना ही था तो ये भी कह सकती थी कि अभी जाकर वापस आती हूँ, अम्मी को बता दूंगी कि आप बीमार हैं और फिर वापस आ जाऊंगी।
بلکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی امی کے پاس بھی فون نہیں تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے یہ سب تو چلو ایک طرح سے بجا تھا، لیکن جانے کی بات اسے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں درد میں تڑپ رہا تھا اور وہ گھر سے جانے کی بات کر رہی تھی، خوشی خوشی سارا سامان بھی پیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سکینہ آج نہ جاؤ، آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی بات سے نہیں روکا تھا، اب میں اس کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر ہی بات کیا کرتا تھا، لیکن آج شاید زندگی میں پہلی بار میں نے اسے کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور میں اسے روک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آج نہیں جاؤ، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، امی بھی سمجھ جائیں گی کہ کوئی مسئلہ ہے تبھی بیٹی نہیں آئی۔ لیکن یہ بات سن کر سکینہ کے چہرے کا رنگ اچانک سے اڑ گیا، کہنے لگی کہ نہیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر میں آج نہیں گئی تو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے مصیبت میں پھنس جاؤ گی؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے یہ بات نہیں کرنی تھی اور وہ غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ مطلب نہیں تھا میرا، اب میں نے تیاری کر لی ہے اور امی کو بھی کہا تھا کہ ضرور آؤں گی، وہ انتظار کر رہی ہوں گی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ آپ مجھے جانے دیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، آپ ادھر آرام کریں۔ میں نے کہا کہ کب تک واپس آؤ گی؟ مجھے لگا وہ کہے گی کہ میں صبح پہلے ٹائم ہی آ جاؤں گی، لیکن وہ کہنے لگی کہ پیر کو واپس آؤں گی لیکن صبح جلدی آ جاؤں گی۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہاں پر میری بھی تھوڑی خدمت ہو جائے گی، میں بھی آنٹی سے ملوں گا۔ یہ بات سن کر تو سکینہ اور پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا آپ وہاں کہاں آرام کریں گے، چھوٹا سا گھر ہے، دل گھبرائے گا آپ کا، آپ یہیں پر آرام کریں، سکون سے بیٹھیں، سکون کریں، بیمار بندہ ویسے بھی شور میں جائے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر پیچھے سے مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں روکا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اور گھر جانے کے لیے فوراً سے نکل گئی۔ پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہ جلدی آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھیں، یا کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ماں کیا مل گئی، مجھے بھول ہی گئی تھی۔ مانا کہ وہ اس کی ماں تھی، لیکن پھر بھی میں بھی تو اس کا شوہر تھا، اور ایک بیمار بندے کے لیے انسان اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں اسی دکھ درد میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ کے کرم سے طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیکسی چلا کر اپنے لیے دوائی لینے گیا، اپنے لیے کھانا لے کر آیا، لیکن بازاری کھانا کھانے کی وجہ سے رات تک پھر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سوچا کہ میں بھی ان کے گھر چلا جاتا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر تو میں حیران تھا کہ وہ مجھے لے کر کیوں نہیں گئی تھی۔ اگر مجھے ساتھ لے جاتی تو وہاں پر میری بھی خدمت ہو جاتی، میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جانی تھی۔ میری طبیعت 2-3 دن میں ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن میری بیوی کی یہی روٹین بالکل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہفتے سے میں 2 دن اپنی ماں کے گھر گزارنے جاتی۔ آخر میں اتنا کیا پیار تھا، جب بات کرتا تو کہتی ساری زندگی ان کے ساتھ نہیں رہی، اب 2 دن رہنے کے لیے چلی جاتی ہوں تو کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کے پرس میں ڈھیر سارے پیسے دیکھے، جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں نے دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری امی کے پاس کیا کوئی خزانہ ہے کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میری بیوی رونے لگی اور بولی کہ وہ مجھے جہیز نہیں دے پائی تھی، اس لیے جہیز کے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، وہی پیسے آج مجھے انہوں نے دے دیے، اور آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن بعد میں نے سوچا کہ جب ایک ماں کو یہ پتا تھا کہ میری بیٹی غلط راستے پر نکل چکی ہے اور کبھی شادی نہیں کرے گی، تو اس کے لیے جہیز کے پیسے کیوں جمع کر رہی تھی؟ یہ تو سراسر جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ ایک بات اور بہت عجیب تھی کہ اس نے مجھے ایک ہی دفعہ صرف اپنی ماں سے ملوایا تھا، اس کے بعد میں وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی دن خود ہی گھر چلا جاؤں گا، جب میری بیوی بھی وہاں موجود ہوگی، دیکھوں تو صحیح کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ ایک دن میں ایک سواری سے بحث کر رہا تھا کہ وہاں جانے کے زیادہ پیسے لے لوں گا، آج کل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہم غریب لوگ ہیں۔ تو سواری نے غصے میں کہہ دیا کہ اچھے غریب ہو، تم اتنی بڑی دکان کے برانڈڈ کپڑے پہن کر پھر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں غریب ہوں، اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس کہ تم ایسی دکانوں سے خریداری کرتے ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کپڑے کسی مشہور دکان کے ہیں، جبکہ یہ کپڑے تو میری ساس نے میرے لیے بنائے تھے اور بیوی نے مجھے لا کر دیے تھے۔
इन पर जो नाम लिखा था मैं उस दुकान पर चला गया और वहाँ जाकर पूछा कि क्या ये आपकी दुकान से खरीदे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ही दुकान का माल है और कुछ दिन पहले ही शायद ख़रीदा गया है, क्योंकि हफ्ता पहले यहाँ पर सेल लगी हुई थी और तकरीबन इतने दिन पहले ही मेरी बीवी लेकर आई थी। अब मैं सोच में पड़ गया और अपनी बीवी को भेजकर खुद मैंने पीछे से जाने के बारे में सोचा। मेरी बीवी के पास ढेर सारे पैसे होते थे जो वो कहती थी कि मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी सास जो कि पूरा दिन बैठी रहती थी, फिर इतने पैसे कैसे कमा लेती थी। ये दोनों माँ बेटियाँ मुझसे कोई झूठ बोल रही थी और मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। एक दिन घर पर चला गया तो हैरान रह गया, घर के अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। जब दाखिल हुआ तो ऐसा लगता था कि किसी की शादी हो रही है, कोई वलीमा हो रहा है, लेकिन जब देखा तो हैरान रह गया। मेरी बीवी 3-4 मर्दों के साथ खड़े होकर डांस कर रही थी। उसने कपड़े भी अजीब और गरीब किस्म के पहन रखे थे और चेहरे पर बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा था। मेरी सास जो बहुत मासूम लगती थी, उन्होंने भी एक शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी और देखने से बहुत अमीर औरत मालूम हो रही थी। छोटे से घर के अंदर इतना बड़ा माहौल बना रखा था, शामियाने लगाए हुए थे और एक साइड पर कुछ गाना बजाने वाले भी बैठे हुए थे और महफिल का सारा माहौल था। मुझे देखकर वो रुक गई और सारे लोग मतवज्जो हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर घर से ले आया। मैंने उसे एक तरफ झटक दिया और कहा कि ये सब क्या हो रहा था, क्या चल रहा था वहाँ पर। मेरी बीवी ने कहा कि तुम मुझे वहाँ से लेकर चले गए तो मैंने दिल में यही सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कमाओगे और मैं बैठ कर खाऊंगी, लेकिन तुम्हारे घर में खाने को कुछ था ही नहीं। ऐसी फकीरी की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा था कि इंसान अपने हाथ पांव चलाए। कम से कम मेरे पास पैसों की फरावानी तो होती थी। इसलिए मैं अपनी माँ से मिली, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी माँ को मैंने तुमसे शादी करने के बाद छोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूँ। फिर मैंने उनसे जाकर माफ़ी मांग ली और हम लोगों ने ये प्लान बनाया। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन महफिल सजाना होगी ताकि हम लोग पूरे हफ्ते के पैसे जमा कर सकें। इसलिए मैं हफ्ता इतवार को जाया करती थी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मोहब्बत से पेट भर जाता है? इंसान की और भी ज़रूरत होती है। मेरी बीवी को मैं अपनी इज्जत बनाकर तो ले आया था, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई थी। उसको भी अपनी ज़िंदगी की आदत थी, क्योंकि भले ही ज़िल्लत से सही, लेकिन वो बहुत सारे पैसे कमाती थी। औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, सही तरीके से पैसे कमाना मुश्किल होता है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सोचा कि तुम्हारे लिए सब कुछ काफ़ी होगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जो तुमने कहा मैंने उस पर भरोसा कर लिया। तुम्हें तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का कभी ताना नहीं दिया। क्या तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी नहीं था? तो मेरी बीवी ने 2 पल मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि हाँ, ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। मैं वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे आज मैं हार गया हूँ। मेरी बीवी ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई। वो कहाँ गई थी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अब वो क्या करेगी वो भी मुझे पता था। आप लोग ही बताएं कि अब मैं क्या करूँ। क्या मैं उसको छोड़ दूँ या उसको एक और मौका दूँ? क्या आपको लगता है कि वो दूसरा मौका देने के काबिल है? क्योंकि देखा जाए तो ज़िंदगी ने उसको दूसरा मौका ही दिया था, इज्जत और शराफत के साथ रहने के लिए, लेकिन उसे इस मौके की कोई कदर नहीं हुई। तो ये उसके लिए दूसरा नहीं बल्कि तीसरा मौका था। क्या मुझे उसे मज़ीद मौका देना चाहिए? क्या मैं उसे वापस ले आऊं या उसके नाम तलाक भेज दूं? ये राय आप लोग ही मुझे दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।